गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर कर सकता था और इतने लोग अफेक्टेड हो रहे थे यहाँ तक ये। अब चलते हैं, देखिए इसमें थोड़ा आगे। देर आर टोटल 3000, सॉरी मैं तो कुछ 200-300 ही पता नहीं कुछ बता रहा था, और 300 small, 135 medium and 30 large dams planned or constructed on the Narmada and its tributary। ये सब है। तो ये 30 लार्ज डैम में कुछ जो मेजर नाम है, 2-3 ही नाम आएगा, वो मैं पिक्चर दिखाऊंगा अभी। और इतने डैम हैं वहाँ, तो इतने डैम उस पर और इस ट्राइब्यूटरी पर, नर्मदा रिवर के जो ट्राइब्यूटरी है। अब नर्मदा रिवर के कौन कौन ट्राइब्यूटरी हैं एंड किसके, गोदावरी के कौन से ट्राइब्यूटरी हैं, कृष्णा के कौन कौन से ट्राइब्यूटरी हैं, सब आपको पढ़ना है। मैं तो बताऊंगा नहीं। एक कृष्णा के बारे में मैं, तुंगभद्रा रिवर कृष्णा का है तो उसके बारे में क्वेश्चन कहीं आ चुका है एग्जाम में। बाकी तो बहुत सारे रिवर क्या हैं, सबका ट्राइब्यूटरी आपको पढ़ना होता है। गंगा कहो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गंगा में क्या एक है, गंगा का एक निमोनिक होता है, मुझे ध्यान में नहीं बताता हूँ। गंगा की जो ट्राइब्यूटरी होती है, गोमती होती है, घाघर होती है, अ, गंडक होती है, कोसी होता है। गोमती ने कहा, ठीक, चलो वो छोड़ो, वो जब मैं बताऊंगा तो बाद में देखा जाएगा, उसमें अभी जाना नहीं है। तो मेजर डैम में देखिए, मेजर प्रोजेक्ट सरदार सरोवर, इंदिरा सागर के बारे में बता दिया, एंड महेश्वर डैम। इंदिरा सागर कौन सा, ये डैम लार्जेस्ट रिजर्वायर है इसका इंडिया में, इंदिरा सागर डैम का। एंड सरदार सरोवर, इंदिरा सागर एंड महेश्वर डैम। ये देखिए नर्मदा रिवर पर ये जो मेजर मेजर जो डैम है, यहाँ नर्मदा रिवर है, महेश्वर और सरदार सरोवर डैम, महेश्वर डैम। फिर यहाँ कुछ कुछ उसके ट्राइब्यूटरी पर कोई डैम है, ताबा, ओमकारेश्वर। यहाँ ओमकारेश्वर नहीं है, यहाँ है आपका महेश्वर। यह है ओमकारेश्वर, सब ऐसे ऐसे नाम रखी गई है। अमरकंटक आया, अमरकंटक जानते हो, अमरकंटक प्लेटो से ही ये रिवर इमर्ज निकलती है, अमरकंटक प्लेटो से। और वहां से निकलते 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 कैसे ड्रेन होती है, ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, अमरकंटक प्लेटो के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा ये देख लो। और ऐसा नहीं है, ये जो डैम है ये दूसरी रिवर पर, इसका ट्राइब्यूटरी पर डैम है। और सरदार सरोवर कहाँ है, ओमकारेश्वर कहाँ है। तो चला जाए आगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया, वही 90 मीटर वाला जो क्राइटेरिया बताया कि देखिए हाइट ज़्यादा रहेगी तो सबमर्ज का ज़्यादा चांस रहेगा, हाइट कम रहेगा तो पानी कम ही स्टोर होगा तो कम फैलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अलाउड द डैम कंस्ट्रक्शन अप टू 20 मीटर एंड कंटिजेंट ऑन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, रिहेबिलिटेशन मेजर, डिस्प्लेस कम्युनिटी, ये सब हाईलाइट, बैलेंस डेवलपमेंट है, ये देख लो, लिख लो। एंड कोर्ट इन नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और भी लोग पार्टिसिपेट थे, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इनटू मेन स्ट्रीम। ये सब लिखने के लिए आपको काम आएगा, जो मैंने बोला घूम फिर कर वो बातें हैं। तो डेवलपमेंट ऐसा हो कि कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो, उनका रिहेबिलिटेशन हो, और दोनों चीज को बैलेंस करके डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बातें लिखी बोला जजमेंट में, जजमेंट ऐसे दिया गया। आंसर राइटिंग में लिखना पड़ता है ऐसे। ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट में ये है मेधा पाटकर, ये फीमेल। देखिए गरीब लोगों के साथ जो जो है, वो लोग तो बेचारे कर नहीं सकते थे, तो कोई लीडर होना चाहिए, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लीड किया उस मूवमेंट को, बहुत दिन तक चला। बहुत दिन तक बेचारी ऐसे बैठी धूप में, ऐसे धूप में बारिश में। अब तो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं मेधा पाटकर। ये फीमेल बता दूं, ये सोशल साइंस में एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहाँ से उन्होंने एमए किया, पीएचडी भी की, पर बीच में छोड़ दिया। तो हमेशा सोशल सर्विस से रिलेटेड इनका मतलब उनकी भावना रही। तो इन्होंने शादी भी की थी, इनकी शादी चल नहीं पाई, डाइवोर्स हो गई।
क्योंकि रीजन जो भी हो कि इनका डेडिकेशन, कोई पैसा कमाना लो नहीं रहा, हमेशा लोगों के लिए रहा। तो अब घर में क्या चाहेंगे लोग, घर में रहे, बाल बच्चा संभालने, पर ये वो सोच वाली नहीं, लोगों के लिए सोचने वाली थी। तो जो भी रीजन है, उनका फैमिली रिलेशन चल नहीं पाया। पाटकर जो सरनेम है उसी से आया है, जो जो उनके हस्बैंड का नाम रहा था। तो मैं इनके बारे में कुछ और बताऊं क्या, क्या है, देखो पहले एक और, ये पिक्चर काफ़ी जो अभी रिसेंट काफ़ी बुढ़ी हो चुकी हैं। तो राहुल गांधी के साथ जो उनका पद यात्रा था, या क्या था, कौन सा यात्रा था, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसमें कुछ देर ये भी साथ चली होंगी। फोटो वोटो इन्होंने खिंचवा कर पेपर में डलवा दिया, लगवा लिया। तो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं अब। देखो अभी रिसेंट में क्या हुआ ना, पेपर में रिसेंट में आया था, पढ़ा होगा पेपर में, या नहीं पढ़े होगा तो बता दूं, पेपर का न्यूज है कि वीके सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कहाँ, अपने दिल्ली के, तो वो उन्होंने 1990 के आसपास में, 90 के आसपास में इन पर डिफेमेशन का, मानहानि का केस लगाया था। क्या कि मेरे बारे में भला बुरा बोला 1990 में। अब सोचो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में उस समय क्या था, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय नहीं थे। मैं बता दूं, ये पर्सन बिजनेसमैन टाइप के पर्सन है, वीके सक्सेना, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये ऑलरेडी इनका क्या, उस समय सरदार जो डैम प्रोजेक्ट था उसमें उनका एज या तो कहो कि एज ए बिजनेस उसमें कंट्रीब्यूशन था उनका, उसमें इन्वॉल्व थे उसको डैम को कंस्ट्रक्शन में। या तो टेंडर इनको मिला होगा, या इनकी कोई कंपनी होगी जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट था, किसका, वीके सक्सेना का। इससे पहले वो ऑलरेडी वो पोर्ट वोर्ट का काम बनाने वाले में काम बिजनेस में इन्वॉल्व थे। जैसे अडानी को मिला हुआ है पोर्ट बनाने का, तो डैम को बनाने का काम उनको मिला हुआ था। बिजनेस अथॉरिटी होंगे तभी मिला होगा ना, बिजनेसमैन होंगे तो मिला हुआ था। तो भाई वो कुछ स्टेटमेंट देते होंगे, देता होगा नहीं बोलूंगा यार, अच्छा आदमी हो खराब आदमी हो डजंट मैटर यार, रेस्पेक्ट सब अपनी जगह है, रेस्पेक्ट बनता है आदमी का, उम्र में बड़े हैं, सिंसियर हैं, समझदार हैं। कभी कभी गलत भावना गलत डायरेक्शन में कोई चला जाता है, तो वो डेट्स अ डिफरेंट थिंग, पर जो भी है तो अपना ही यार, टेढ़ा है पर है तो मेरा है, सब अपने लोग हैं, तो किसी से नाराजगी कभी नहीं होनी चाहिए। बस ऊपर वाले से कहें कि कभी कोई भटक जाते हैं तो उनको थोड़ा सही रास्ते पर दे, सोच सही रखें, बुरे तरीके से ना सोचें। हमारी ये मनोकामना सबके लिए रहेगी, किसी के लिए नहीं बुरा सोचने की रहेगा। तो हाँ, डिफेमेशन वाला जो केस चला, और वो डैम को चाहते हुए काम रुके नहीं, क्योंकि भाई उनका टेंडर मिला होगा या जो भी मिला होगा, तो डिले हो रहा होगा, पेमेंट डिले हो रही होगी, हर चीज लॉस में वो भी हो रहे होंगे ना। और ये तो जान ही नहीं थे कि डैम चले, या तो पूरा प्रॉपर गाइडलाइन बनो, रिहेबिलिटेशन दो तभी बने। तो भला बुरा इन्होंने भी बोला होगा उनके बारे में, ऑब्वियस सी बात है। तो उस मैटर में इनको अभी रिसेंट कोर्ट ने फैसला दिया, कुछ 6 मंथ का, कुछ 6 मंथ का, हाँ 6 महीने का जेल दिया, और 10 लाख कंपनसेशन, कहा कि 10 लाख कंपनसेशन आपको वीके सक्सेना को देना है। कहा कि सजा तो 3 साल बनती है। बताओ नहीं यार कैसे, किसने दिया यार, ये शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, हाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने। सजा तो 10 साल बनती है, सोचो 3 साल। देखिए आप ओल्ड एज हो, हेल्थ ग्राउंड पर, तो 6 मंथ कम से कम पनिशमेंट। अब हो सकता है इसको आगे वो चैलेंज करें कि मानने वाले तो नहीं यार। सोचो उस समय का जजमेंट अभी आया है, कब का जजमेंट यार, उस समय मैं पैदा भी नहीं लिया था, उस समय का जजमेंट अभी आया है, इतना लंबा केस, अभी मैटर डिफेमेशन। तो ये वीके सक्सेना से इनकी ऐसे, वीके सक्सेना मैं बता दूं, सेंट्रल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है उसके वो लंबे समय लगभग 7-8 साल चेयरमैन रहे हैं। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है इनका, और अब वो होके फिर दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। उनमें एक चीज खराब, वो आम आदमी को परेशान हुआ, ये तो अलग बात है, वो है ही। देखो मैंने देखा क्या, नोटिस करना, जब अतीशी जो है चीफ मिनिस्टर से जब पोस्ट से रेजिग्नेशन उनको दी, तो रेजिग्नेशन दी, तो रेजिग्नेशन बात होता है कि रेजिग्नेशन दोगे तो फोटो खिंचानी होती है यार, मजबूरी है। पॉलिटिशियन ने क्या मजबूरी, अच्छा में फोटो खिंचवाना है, बुरा में फोटो खिंचवाना है, मीडिया बोलेंगे फोटो स्माइल प्लीज, जो स्माइल प्लीज तो नहीं बोलेगा यार, कोई भी रिजाइन कर रहा है तो स्माइल करने को थोड़ी बोलेगा, सर फॉर्मेलिटी है, फोटो खिंचाना है, क्योंकि मीडिया में पब्लिश करनी होती है कि हाँ रिजाइन कर दिया इन्होंने। वो जो फोटो खिंचा रही थी, तो काफी अपसेट तो कोई रहेगा ना यार, किसी की पार्टी हार गई, या आप पोस्ट भी चीफ मिनिस्टर जा रहे हो, तो बेचारी फोटो ऐसे खिंचा रही थी, चेहरा तो उदास था। लेकिन अगर ऐसा उदास पर्सन है, फोटो खिंचा रहे हो, तो एलजी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी यार, हंसे नहीं ठाका ना मारे, तो यार नॉर्मल चुपचाप अपना फोटो खिंचवा ले। तो एलजी के चेहरे पर देखोगे इतनी मुस्कान, इतनी मुस्कान, तो एज मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी देखा जाए ना, तो ये स्माइल नहीं होनी चाहिए। देखो
फोटो खिंचाना है तो प्रोटोकॉल है, तो फोटो खिंचाना है तो नॉर्मल फोटो खिंचा लिए। तो ये वो बेचारे का चेहरा लटका हुआ आई एकदम पूरा स्माइल लेके, अरे यार किसी का अपॉइंटमेंट दे रहे हो क्या, किसी का रेजिग्नेशन ले रहे हो तो इसमें हंसना कैसा है। तो आप अब बोलोगे पॉलिटिशियन है तो ऐसे करेंगे ना, पॉलिटिकल थिंकिंग है। अल्टीमेटली कोई भी है तो इंसान ही ना भाई, सबको भगवान के सामने सबको सिर झुकाते हैं ना, कुछ भी हो उनको मानते हैं ना उनके। तो अल्टीमेटली उनके सबको सबको मरना ही यार, खाना वही चावल दाल रोटी खाते हो, कोई है कि नहीं मरेगा, मरना ही है। वैसे बूढ़ा होना है, वैसे धीरे धीरे लीवर खराब होना है, धीरे धीरे किडनी खराब होना है, हार्ट फेल खराब होना है, एज ओल्ड होना है, हड्डियाँ कमजोर होनी है, और इंटेस्टाइन खराब होना है, पाचन शक्ति कमजोर होनी है, फेफड़ा इधर फेफड़ा इन्फेक्शन, और आदमी मर जाना है, ऐसे ही प्रोसेस होता है। तो क्यों यार ऐसे रखना है यार। अच्छा इंसान बनकर, हर कोई को मैं बोलता हूँ अच्छा इंसान बनकर रखो, अच्छा इंसान बनो। तो वो चीज थोड़ा अगर मॉडली तरीके से देखा जाए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना मुझे उनसे प्यार नफरत है, ना इनसे नफरत, हमें दोनों से ही प्यार है, अल्टीमेटली दोनों ही हमारे हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। तो ये हैं आपके मेधा पाटकर के बारे में मैं इतना बताया। अरे ये अरुंधति राय, तो मूवमेंट चल रहा था तो इन्होंने भी कुछ दिन जाके पार्टिसिपेट किया, जर्नल लिखी या कुछ लिखा। तो अरुंधति राय एक राइटर है, मूवी में भी स्क्रीन प्ले राइटर, मतलब मूवी में लिखने का भी काम कर चुकी हैं, और अभी भी इनकी कोई बुक पब्लिश होती रहती है। एक बुक का नाम कुछ है, जो काफ़ी पॉपुलर बुक है, ये आपको देखने का काम है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई बुक से रिलेटेड, ये बुक किसने लिखा है, दो तीन चार नाम दे देंगे, यहाँ तो कोई प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का भी नाम दे देंगे, और ये बुक जो लिखा है एग्जाम में आता है, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो फेमस का कम से कम जो इनका एक बुक है आप देख लेना, आपको देखने का काम है। तो ये है अरुंधति राय, और काफ़ी ये भी बूढ़ी हो चुकी हैं सब, बहुत पुरानी हो चुकी हैं सब। और ये यंग एज में सोचो, यंग एज में पतली सी दम ऐसे ऐसे लगती थी अरुंधति राय। और ये भी पोस्टर लेके अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डैम क्या है लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डायमंड, फिर DOAMED पता नहीं क्या है, एंड ड्रॉन्ड ऐसे, नाउ विद जस्टिस डिनाइड दे आर बीइंग, ये ऐसे करके पोस्टर लेके ये अपना प्रोटेस्ट कर रही है। ये हैं आमटे साहब, बाबा आमटे बोलते हैं, बाबा आमटे नहीं आमटे। ये बहुत पुराने पर्सन, ये इनके क्या बोलूं, इनके बच्चे ने या इन्होंने भी फ्रीडम में पार्टिसिपेट किया, इंडिया की आज़ादी में लगभग बहुत पहले इंडिया फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। इनके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, इनके शायद फादर भी लॉयर थे, और इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तक इनको अवार्ड मिल चुका है। रामासे से जो होता है अवार्ड, रामा से राम से कौन सा अवार्ड होता है, राम से अवार्ड एक होता है, वो अवार्ड इनको मिल चुका है। तो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन, कितने लोग जानते नहीं हो, मैंने फोटो रखा, अब नाम बोला है तो अब थोड़ा इनके बारे में जानने की कोशिश करना, क्योंकि जिनका कंट्रीब्यूशन है वो रिस्पेक्ट के लिए डिजर्व करते हैं। जिन्होंने कोई पैसे नहीं कमाए होंगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा अच्छी पैसे कमाए, बड़े प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन हमेशा लोगों के लिए जिया इन्होंने। साथ में लेप्रोसी पर रिगार्डिंग काम किया इन्होंने, जो लोग लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन थे तो उनको इलाज के लिए, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, तो उस पर इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन, इनका काम रहा है लेप्रोसी के रिगार्डिंग, बाबा आमटे साहब का। तो यहाँ, और इनके साथ जो है वाइफ ही होंगी, एक कंधे पर हाथ रखा है तो वाइफ ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई और तो हो नहीं सकती। अब ये है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ये नाम पहले चर्चा हुआ है, कभी चर्चा हुआ है ना, कि कहाँ चर्चा हुआ था, PIL में ही मैंने चर्चा किया था। इनका भी केस काफ़ी पुराना चर्चा केस था, जिसमें क्या था कि कौन सा था कि बताता हूँ, वो बॉन्डेड लेबर से रिगार्डिंग था। और एक मिनट पहले ये चर्चा करते उसके बाद उसके रिगार्डिंग बताता हूँ, ताकि कंपेयर करके रखोगे तो लिखने में आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा। देखिए,
ये 2001 का केस क्या था रिगार्डिंग क्या था, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू फूड। देखो इस केस में फूड के रिगार्डिंग इन्होंने जो कंट्री में जो माल न्यूट्रिशन है, जो फूड स्कार्सिटी है, फूड की समस्या, इसके रिगार्डिंग इन्होंने पिटिशन लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू फूड एज ए फंडामेंटल राइट। तो ऐसे जजमेंट से धीरे धीरे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 में लंबे लंबे लिस्ट जुड़ी हुई है, तो उसमें से एक है राइट टू फूड एज ए फंडामेंटल राइट, इसको एक्सेप्ट किया एंड डिराइव्ड फ्रॉम द राइट टू लाइफ, वही राइट टू लाइफ मतलब आर्टिकल 21। एंड this led to implementation of midday school in a school, midday meal program in the school। मिड डे मील स्कीम या मिड डे मील प्रोग्राम जो है स्कूल में लॉन्च हुआ। इसके बाद से ही गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि राइट टू फूड है जो फंडामेंटल राइट है, लोगों का राइट प्रिजर्व रहना चाहिए, आपको प्रोटेक्ट करना है इसका, इस राइट को। तो खाना सबको मिलना चाहिए, तो भाई बच्चों को भी स्कूल में मिड डे मील के लिए फैसिलिटी अवेल किया जाए। उसके बाद राशन कार्ड ये सब वो सब के जरिए तो फूड वूड का स्कीम है ही। तो केस आल्सो लेड टू द सुप्रीम कोर्ट फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द, देखो इंक्रीज द गवर्नमेंट इट्स बजट एंड स्पेंडिंग विथ रिगार्ड टू प्रोग्राम रिलेटेड टू राइट टू फूड। फूड के रिगार्डिंग जो भी स्कीम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, बजट आप बढ़ाएं। तो ये है राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट इससे। अब देखो कंपेयर करवा देता हूँ पीपल यूनियन वाला ये। अब चलते हैं जहां, कहाँ गया, मिनिमम वेजेज की जो बात की गई थी, आ जाओ। यहाँ ये था पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट 1982 वाला जो केस। देखे भगवती साहब का टाइम का क्या केस जो बताया था मैंने। कोर्ट क्वेश्चन द क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर एज लेबर की बात की थी एंड मिनिमम पेमेंट ऑफ द वेजेज बिलो द प्रिस्क्राइब स्टेचुटरी लिमिट, मिनिमम पेमेंट की बात। और ये पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन कोई भी है जो PIL ला सकते हैं, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, इस बात को फोकस किया गया था। और लेबर से रिगार्डिंग है जो ये केस था मिनिमम वेज का, और जो अंडर एज को आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा सकते उसके रिगार्डिंग केस था। कितना याद रहेगा, तो ये है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। अब जो अभी हम चल रहे हैं वहां फिर से पहुंचते हैं। देखें तो एक खाना से रिलेटेड वो एम्प्लॉयमेंट और क्या बोलते हैं अंडर एज से रिलेटेड था मैटर, और कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है जो PIL फाइल कर सकते हैं उससे रिलेटेड। और ये आ गया राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर। और इसके बाद मिड डे मील स्कीम या फूड में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जो बजट का जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाने की जो प्रोविजन सरकार ने स्टार्ट किया। अब जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ हरियाणा ने एक नियम लगाया कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं ना, वो पंचायत का जो इलेक्शन है, देखें तो हरियाणा प्रोविजन डिसक्वालिफाइड पर्सन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन होल्डिंग सर्टेन ऑफिसर्स इन द पंचायत, पंचायत के रिगार्डिंग। पंचायत में सर्टेन ऑफिसर मतलब आप ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मुखिया का, ब्लॉक लेवल पर जो सरपंच का या जिला पार्षद होता है वहाँ, ऐसे ऑफिस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते 2 से जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। उसमें 2003 में जो है उस समय के आसपास हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया। पिटिशनर ने चैलेंज किया कि 2 से ज़्यादा बच्चे तो ये क्या है, पब्लिक ऑफिस नहीं ऑक्यूपाई कर सकते, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल नहीं हमारा तो राइट है। और इलेक्शन लड़ना, वोट देना, ये कहीं ना कहीं सब इलेक्शन राइट है, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और एक बताया था ना कि जब मैंने पढ़ाया था राइट टू वोट एंड राइट टू गेट इलेक्टेड, ये NCERT में दिए हुए था को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एग्जाम में वैसा क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि NCERT बुक में लिखा हुआ है, बाकी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन NCERT बुक में लिखा हुआ, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था। जो भी हो ये सब हमारा राइट है। कोर्ट ने बोला कि भाई राइट तो अलग चीज़ है, वो है, लेकिन अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल को देखते हुए अगर सरकार ने इनिशिएटिव लिया है तो इसको नल एंड वॉइड नहीं किया जाता। ये लो अल्टीमेट पूरा स्टेट की ग्रोथ से रिलेटेड काम है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, गरीबी ज़्यादा मतलब होगी। बाकी पोल्यूशन वोल्यूशन जो भी हो, करप्शन ज़्यादा, क्राइम ज़्यादा, हर चीज़ है पॉपुलेशन बढ़ने से,
और उसका रिसोर्सेस ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगा तो कहीं ना कहीं सबका घाटा है। सबको एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी, हेल्थ में नहीं तरीके से मिलेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो कम से कम पॉपुलेशन कंट्रोल करना ये सरकार ने इनिशिएटिव लिया है तो अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसके आधार पर जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो बनाई थी नियम उसको अपहेल्ड किया और इनकी जो पिटीशन है डिसमिस कर दी, मतलब इनकी डिमांड को कोर्ट ने नहीं माना। हो सकता है कि कोई और जज के पास जाए तो डिफरेंट जज ये भी मान सकते थे कि नहीं भाई, दो से ज़्यादा बच्चे को, तो इसका मतलब क्या है कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ कर टेस्ट कर सकता है, कोई पब्लिक ऑफिस नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, कुदरत की या उस समय जो भी रीजन हो, एजुकेटेड नहीं थे, उनको जब समझदारी नहीं थी, या बच्चा कंसीव हो गया तो क्या बच्चे को मार देते क्या अगर 3 बच्चे हो गए तो बच्चा कंसीव हो गया, इनको प्रोटेक्शन या फैमिली का प्लानिंग कंट्रासेप्शन इस्तेमाल करना ये सब चीज़ नहीं समझ में आई, नहीं आई। तो क्या पब्लिक ऑफिस से ऑक्यूपाई करके ज़्यादा लोगों का बेनिफिट करे, देश का बेनिफिट करे, इतना तो बनता है ना, अगर इनमें टैलेंट है तो लोग पसंद कर रहे हैं तो ऐसे बेसिस पे ये भी जजमेंट दिया जा सकता था कि नहीं ये नियम गलत है। लेकिन जजेज ने ये डिसीजन दिया। तो डिसीजन इंडिविजुअल जजेज की डिपेंड करता है। इसमें पीआईएल में गया तो ऐसा डिसीजन आया जो देख लो। कोर्ट हेल्ड दैट हरियाणा प्रोविजन वाज वेल डिफाइंड एंड बेस्ड ऑन ए क्लियर ऑब्जेक्टिव। जब सपोर्ट करना होता है तो ऐसे बात लिखी जाती है, जब अपोज करना है तो बातें भी वैसे ही अच्छी बातें लिखी जाती है। देखो कोर्ट में कोई मैटर जाता है ना, तो कोई उसका कौन दो तरफ से वकील हैं, इधर का वकील इधर का वकील, इधर का वकील अपना बात रख रहा है, उधर का वकील अपना बात रख रहा है। ये वकील अगर इस पक्ष से लग रहा है तो ये बात बोल रहा है, अगर यही वकील उधर वाले पक्ष से बात रखते ना, बोल रहे होते ना, तो ये जो इधर से मुंह जो खोल रहे थे ये वाला नहीं बोलते, मतलब अब उल्टा बोलते। कहने का मतलब जिससे पैसा लेंगे, जिसकी रोटी खाएंगे उसकी भाषा बोलेंगे। तो उनको मतलब नहीं है कि किसकी तरफ से, अच्छे की तरफ से बुरा की तरफ से, बुरे की तरफ से है तो पूरा उसके सपोर्ट में बोलेंगे। तो जज को भी बात पता होता है कि ये जो वकील बोल रहा है ये सही गलत बोल रहा है कि नहीं, हमें उस पर, ये वकील अच्छा है लेकिन इंसान अच्छे हैं, लेकिन बोलेंगे अभी क्या अपने क्लाइंट के फेवर में, गलत भी रहेगा तो क्लाइंट की खाली तारीफ ही तारीफ करेंगे। तो इसलिए हमें एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, ये नहीं कि अच्छे हैं तो तुम बिल्कुल अच्छा ही काम कर, अच्छा ही बोल रहे हैं, नहीं। मतलब अगर आज इसकी तरफ से कल दूसरे क्लाइंट की तरफ से रहेंगे तो दूसरे क्लाइंट का ही अपना गुणगान गाते रहेंगे। तो जज दोनों की सुनते हैं, जज को लगता है कि सही क्या है गलत क्या है, तुम क्या बोल रहे हो तो सुनेंगे, लेकिन अपना दिमाग इनको लगाना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि मान ले कि राम जेठमलानी जो सीनियर थे काफी, तो किसी क्लाइंट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, अगर क्लाइंट के फेवर में खूब बोल रहे हैं अपने क्लाइंट के फेवर में, अगर एक क्लाइंट के फेवर में दूसरे अपोजिट वाले क्लाइंट के फेवर में रहते हैं तो उसके गुणगान खूब गाते रहते हैं। तो अब ये जजेज ये नहीं सोचेंगे कि इतने सीनियर जज हैं, इतने सीनियर वकील हैं, तो जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, नहीं, इनको ये पता है कि जो बोलेंगे वकील अच्छा ही बोलेंगे और ओरिजिनल चीज और सही चीज बोलेंगे, बिल्कुल ना। उनको पता है कि वकील कभी भी सही ओरिजिनल और लीगल मैटर या मतलब तो जायज या नाजायज ये चीज समझते हैं और ये चीज जायज चीज बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। वो जायज नाजायज वकील को मतलब नहीं, वो सिर्फ क्लाइंट के बारे में अपने क्लाइंट के फेवर में बोलेंगे, जायज है कि नहीं या जज को डिसाइड करना है, ठीक है। तो वकील जो काउंसिल है, लॉयर है, एडवोकेट है, उनके भरोसे आप जज नहीं रहते, ठीक है। आपको जो बोलना है बोल रहे हो, सीनियर हो, हमसे भी उम्र में आप बड़े हो, हम तो भाई 60 साल 62 साल के, 60 साल के, 62 साल के, 63 साल के, 65 में रिटायर होनी है, आप हो सकते 92 हो, 93 के हो, कोई बात नहीं है। हमें पता है कि आप जो बोल रहे हो ना कोई जरूरी नहीं को सही ही है, बोलते रहो, हमें डिसाइड करना है क्या सही है। लेकिन एक खाली फर्क पड़ता है कोर्ट में कि जो जूनियर वकील बोलते हैं अगर, तो सामने वाला जज, मतलब जूनियर वकील मतलब बेचारा 30-35 साल का हो तो चुप भी करवा देंगे। यही जब बुढ़े बड़े वकील लॉयर बोलते रहेंगे तो उनको सामने ये लोग चुप, तो उनके सामने रिक्वेस्ट करें, सर प्लीज सर यू सिट डाउन सर, तो वो सुनेंगे नहीं। यंग जो बच्चे रहेंगे उनको सामने आई सेड यू सिट डाउन, आई सेड कीप क्वाइट। ओल्ड वाले के सामने इतना चिल्ला के जजेज भी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एज है तो रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उतना तो सही है, लेकिन जजमेंट देने में वो चीज नहीं देखते। जजमेंट देने में उनको पता है कि वकील का काम है अपने क्लाइंट को आंख बंद करके, गलत भी हो तो गलत में सपोर्ट करना, सही हो तो सही सपोर्ट करना। हमें दिमाग लगाना है कि गलत है या नहीं है, कौन सही है। तो वकील का इमेज क्या रहा हो, कितना केस जीत रहा हो, कितने साल के एक्सपीरियंस हो, जज के डिसीजन में
जज को जजमेंट देने में या जज को ये समझने में क्या सही गलत है उस पर नहीं, वो नहीं सोचना होता है। तो ये कहाँ गया, कोर्ट क्या हेल्ड किया इतना है, इसको देख लेना है, कुछ नहीं। बस प्रॉब्लम ये ग्लोबल नेशनल इशू एट द एक्सपेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, ऐसी ऐसी बातें बोलकर केस को डिसमिस किया। अब आता है इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस देव कला कंसल्टेंसी सर्विस। ये देखो कुछ नहीं, ये मेन मैटर क्या है थोड़ा सा हल्का बता दूं। इसमें क्या है कि बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है, जो आरबीआई ने जितना इंटरेस्ट रेट फिक्स किया था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक लगा रही थी। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक जो थी, इंटरेस्ट रेट ऐसा आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आप 12% से ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। किसी को लोन दे रहे हो तो 12% से नहीं, एक आरबीआई फिक्स की रहती है। लेकिन किसी क्लाइंट से जैसे कि 13% 14% ले रही है, तो उसके बारे में पिटीशन गया। पिटीशन इंडिविजुअल ने डाला, पूरे सब लोगों के साथ मिलकर नहीं डाला, सब लोगों का सिग्नेचर लेकर नहीं डाला, सब लोगों के लिए नहीं डाला, लेकिन पीआईएल डाला कि भले हम अफेक्टेड हैं लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उसके रिगार्डिंग मैटर था और ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि राइट इवन ए केस फाइल फॉर द पर्सनल ग्रीवेंस could be considered under the PIL if it serves the public interest, enhancing judicial review oversight affecting social welfare। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट भले हो लेकिन लार्ज सेक्शन को अफेक्ट करे तो इसको पीआईएल के रूप में कंसीडर किया जाएगा। अब देखो पीआईएल होने से क्या होगा ना कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो उसकी सुनवाई जल्दी होगी, फास्ट होगी, डेट कम जल्दी मिलेगा, कम कम समय में। और इंडिविजुअल केसेस है तो चलो भाई एक बार में आज 4 महीने बाद फिर 4 महीने का डेट मिल गया। पीआईएल में उतना उतना लंबा डेट नहीं देना, क्यों? क्योंकि आज सिर्फ 1% नहीं, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। अब पीआईएल की जो फी भी होती है पीआईएल के लिए वो भी बहुत, ऐसे नॉर्मल केस की भी बहुत कम फी है। कोर्ट में जानते हो कोर्ट का जो ओरिजिनल फी जो केस के लिए बहुत ज्यादा कोई चार्ज नहीं है। जो वकालतनामा भरा जाता है तो कितना 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये ऐसे चार्ज होता है, लेकिन पैसा वकील को देना होता है, या तो पर हियरिंग का देना होता है। तो इतने ऐसे कुछ कुछ वकील जो पर हियरिंग का 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए एक हियरिंग का लेते हैं। एक हियरिंग वो पैर रख दिए, आपका मैटर आया, मात्र 2 मिनट सुनने के बाद जज ने बोला कि इसको है जो ये चीज और लाने की जरूरत है, इसके लिए नेक्स्ट दे देते हैं, तो उस क्लाइंट का उस दिन का 7 लाख रुपया गया। तो वकील को पहले ही आने से पहले ही 7 लाख रुपया देना होता है, तभी वो वकील आएंगे आपके लिए कोर्ट में। और कभी कभी ये भी हुआ कि लिस्टेड हुआ लेकिन आपका जब टर्न आया उस समय टाइम खत्म हो गया, तो भी आपका 7 लाख रुपया गया, 7 लाख वकील को दे दिया। अगला जब डेट जो भी मिला हो, जैसे कि आज लिस्ट हुई 20 केस, 15 केस को ही कोर्ट सुनी और टाइम हो गया, खत्म हो गया, तो बाकी 5 केसेस के लिए क्या रखेगी, रिमेनिंग केसेस को डेट दे देंगे कि हाँ 10 दिन बाद का डेट या 1 महीना बाद का डेट दे दें, तो आपका 7 लाख रुपया जो फी बनता है वो गया आपका। बड़े बड़े जो है बड़े, तो ऐसे केस कौन, जहां करोड़ों का मैटर है ना, तो वहां ये लोग ऐसा चार्ज करेंगे। और जिसका बेचारा करोड़ों का मैटर नहीं है, पीआईएल का मैटर, तो ऐसे वकील को क्यों पकड़ना यार। हाँ वैसे तो बेचारा पीआईएल ला रहा अपने लिए नहीं लोगों के लिए, तो पैसा उतना कौन दे, और उतना पैसा कौन देता है जिसका 400 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का मैटर है, तो वकील को देता है, वकील को फी देता है अपना 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो भी बनेगा। मतलब पर हियरिंग के हिसाब से 7 लाख भी देखो, 20 हियरिंग में हो गई तो 20 सप्ते लगभग 20 × 7 लगभग 1.5 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ देगा क्योंकि उसकी मैटर 200-300 करोड़ की है। समझ में आया? तो जो फी देखते हो कि कोर्ट की वकील की इतनी फी है ना, तो उनके पास वही जाएंगे जिनका इतना करोड़ों का मैटर हो, तो अदरवाइज नॉर्मल लोग क्यों जाएंगे जिनका मैटर ही कुछ लाख रुपए का है, एक नौकरी का मैटर है, तो उनके पास क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलते हैं। अब वकील बोलेंगे ऐसे वकील कि अगर आपका मैं 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ 10,000 करोड़ इतना का बेनिफिट कर रहा हूँ, अगर केस लॉस करते तो किसी और को जाता है, सरकार को जाती, तो हमारा तो कुछ न बनेगा ना भाई, हम तो आपसे पैसे क्यों ना लें। लॉयर तो ये बोलेंगे, बोलेंगे एक पल के लिए बोल दिया। अब बताओ डॉक्टर को लोग बुरा भला करते हैं, कहते हैं आदमी की लाइफ की कीमत क्या है, कितना रखोगे, प्रॉपर्टी की कीमत तो 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ बता दी, लाइफ की कीमत क्या है। अगर एक डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट में अगर 20 लाख रुपए खर्च हो गए तो क्या बोला जाएगा, 20 लाख रुपए बहुत ह्यूज अमाउंट होता है ना, 20-20 लाख रुपए, क्या वहां इलाज करवा 20 लाख खर्च हो गए, आदमी बच गया,
ठीक है, एकदम मरते मरते हालत थी, लेकिन क्या लोग बोले 20 लाख रुपए खर्च। ठीक है, अगर उनका कहीं जमीन का मैटर है, कहीं मान ली 50 करोड़ का जमीन का प्रॉपर्टी का मैटर है, वहां वकील को फी कितना दे देंगे, 50 लाख, 1 करोड़ फीस दे देंगे वकील को। ठीक है, वकील चाहे परसेंटेज मांगा कि मैं 1 करोड़ लूंगा, लेकिन आपका 50 करोड़ का या 100 करोड़ का प्रॉपर्टी सेव करवा दूंगा, वहां दे देंगे। लेकिन डॉक्टर को, और उस जो वकील को जो 1 करोड़ दे रहे हैं, एक पल के लिए 1.5 करोड़ दे रहे हैं, वकील को क्या में खर्च हुआ, पेपर डॉक्यूमेंट इसी में टाइप करने में खर्च हुआ ना। कोई सब्सटेंस में, इक्विपमेंट में, मेडिसिन में, कोई इसमें तो खर्च नहीं हुआ। गाड़ी में तेल भर जा, इसमें खर्चा हुआ। हॉस्पिटल में तो स्टाफ में, चाहे वकील को भी कोई वकील हायर किए हुए जूनियर वकील, उसमें खर्च हुआ, टाइपराइटर, पेंटर। यहाँ तो दवा में, मशीन में, वेंटिलेटर में, एसी चार्ज, ये चार्ज, सब में कॉस्ट खर्च हुआ। तो यहाँ तो कंपेरेटिवली सेविंग डॉक्टर को कम ही हुआ, कंपेरेटिवली। लेकिन फिर भी क्या बोला जाता है, डॉक्टर ने इतना पैसा था, ये हॉस्पिटल ने इतना पैसा लिया, फिर भी बोलते हैं ना। और वहां क्यों, क्यों यहाँ जान में मॉनेटरी पैसा नहीं दिखता है। जान को एक तो मानता हूँ पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पैसा की मैटर नहीं है, वहां प्रॉपर्टी दिख रहा है। 200 करोड़ 300 करोड़ का मैटर है, 300 करोड़ का है तो चलो भाई किसी को 2 करोड़ दे तक बचा लेंगे, लेकिन जान का भी तो होना चाहिए ना उस हिसाब से। लेकिन लाइफ की क्या कीमत अब बचती है। तो ऐसे मॉनेटरी मैंने बोला, लेकिन हर लाइफ तो इंपॉर्टेंस है भाई। गरीब लोग हैं, गरीब लोग ऐसे हैं जो इलाज में, मैं बता दूं बहुत ऐसे लोग हैं जो 50 लाख रुपया लगा के अपनी लाइफ सेव नहीं कर सकते, मैं भी बता दूं। ऐसे भी गरीब लोग बहुत सारे लोग हैं। तो क्या उनकी जिंदगी की कीमत 50,000, 50,000 बोल रहा हूँ, 50,000 भी नहीं है। क्या वो, अगर वो मर जाए, आप फैमिली को 50,000 दे दो, तो क्या वो कंपनसेट हो जाएगा, नहीं होगा। 1 लाख दे दो, कहो कि आपका फादर डेथ कर गए, कोई 1 लाख रुपया देते हैं तो उससे कहीं ज्यादा बेटर हो ना। नहीं, जान के कभी पैसे से कीमत लगा ही नहीं जा सकती, कभी नहीं। किसी फैमिली लॉस मेंबर, पैसे से आप उसको कंपेयर, कंपनसेट कर ही नहीं पाओगे। टेम्पोररी पैसे से आप इमोशन, फीलिंग नहीं खरीद सकते। पैसे से आप रिसोर्सेस, सामान खरीद सकते हो, पर वो पर्सन का जो दिल, भावना, रिस्पेक्ट, या वो पर्सन का जो आपका केयरिंग वो पर्सन करता था, वो चीज आपको पैसे से कभी नहीं। किसी का फादर डेथ कर गए, बच्चे का, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, डेथ कर गए, 50, सरकार की तरफ से 1 करोड़ मिल गया मुआवजा, तो भले वो आदमी जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा पाता, 1 करोड़ मिल गया, तो ये आदमी, इस परिवार को हमेशा उस आदमी की कमी तो हमेशा रहेगी। बच्चों को रहते, वो रहते तो बच्चों को ध्यान, पढ़ाई लिखाई में केयर, हमें सिक्योरिटी, हमें प्रोटेक्शन, कहीं जाना है तो हमारे साथ एक पति हमारा होता। तो लाइफ को पैसे से कंपेयर तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप किसी फुटपाथ पर मजदूर जो हैं उनको 10 को गाड़ी चढ़ा दिया और कहो कि भाई उनके परिवार को केस मत करो, तू एक जिंदगी में कितना कमा लेता। भाई मालिक कितना कमाते, कितना कमाते, तो 5 लाख रुपया कमा पाते पूरी जिंदगी में, 10 लाख कमा पाते। ले सबको 20-20 लाख रुपया देता हूँ, मुंह चुप रह जाओ, और तुम फैमिली ज्यादा खुश रहोगे। भले ही कुछ पढ़ के लगे खुश रहे, लेकिन उस आदमी की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते। चलो कभी कभी उसमें घुस जाता हूँ, अलग बात है यार, लेकिन कहाँ ये केस हुआ या नहीं, इंडियन बैंक एसोसिएशन यहाँ इतना। अब है 2G स्पेक्ट्रम केस, देखो ऐसा लग रहा है ना कि फास्ट फास्ट ज्यादा चल रहा हूँ, और केस में कुछ रखा नहीं यार, उतना दिन से केस 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 चल रहा है। क्योंकि आंसर राइटिंग लिखने में आपका केस का नाम और क्या जजमेंट था थोड़ा सा वो लिखना है, बाकी लंबी चौड़ी कहानियां तो लिखना नहीं है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, उतना लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा केसेस को लिखना मैटर करता है। एक केसेस को खूब डिटेल लिखना डजेंट मैटर एग्जाम के लिए, इस कॉम्पिटिशन के लिए। इसलिए थोड़ा मैं तो ये देखें, 2G स्पेक्ट्रम केस 2012 का जजमेंट है ये। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 12 का है। मैटर क्या है कि टेलीकॉम मिनिस्टर थे ए राजा। ए राजा बिलोंग करते हैं कौन सी पार्टी से, ये ये डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। ए राजा, कन्नीमोजी, हाँ डीएमके, डीएमके अभी वहाँ स्टैलिन है, करुणानिधि की पार्टी। तो इस पे क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं ओवरऑल बता दूं। इसमें सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आया कि जो 2G स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन हो रहा है ना, स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो आसमान में
गवर्नमेंट ने अपना सेटेलाइट लॉन्च करवा रखा है। सेटेलाइट के जरिए जो है ना वो स्पेक्ट्रम बना हुआ है, जैसे कि मोबाइल फोन का जो फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में वोडाफोन, एयरटेल, जो मान लीजिए टावर बैठा रहे हैं, सिर्फ टावर बैठा देने से हम लोग आपस एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। एक टावर कम्युनिकेट करती है किससे? वो जो सैटेलाइट अर्थ के ऊपर जो घूम रहे उनसे, उनसे कनेक्शन है, समझ गए? उनसे कनेक्शन है, उसके बाद वो टावर के जरिए फिर हमारे पास वो एरिया कवर कर रहा है। ओ बट हर के लिए बैंड विथ, मतलब मतलब आपको टेलीकॉम कंपनी के लिए कि ये पार्टिकुलर बैंड विथ में आपको ऑपरेट करना है, ठीक है? बैंड विथ दिया गया है, क्यों? वहां से उस सैटेलाइट के जरिए। तो चूंकि ये सैटेलाइट वाला जो प्रॉपर्टी है किसका है? सरकार का है, जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। वो डिफरेंट बैंड विड्थ दे रही है जिसके जरिए कम्युनिकेशन होगा, कि ये बैंड विड्थ आपको प्रोवाइड किया गया वोडाफोन को या ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को, ठीक? उसके जरिए कम्युनिकेशन होगा, वो कंपनी पर उसकी मोनोपोली होगी इतने ईयर के लिए, वो बैंडविड्थ के लिए उसको उस बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो बैंडविड्थ प्रोवाइड कौन कर रहा है? वो स्पेक्ट्रम, वो सैटेलाइट, सैटेलाइट है सरकार का। तो स्पेक्ट्रम ये हुआ 2G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड मैटर। अभी तो इंडिया में 4G चल रहा है ना, 4G 5G आ गया, उसमें 2G ही था। तो देखो, एक तो ये, अब स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है, उसकी बोली होती है। तो इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट के टाइम में क्या था कि जब टेंडर खुलेगा तो उसमें से जो पहले टेंडर डालेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर था, जो पहले टेंडर डालेंगे और जिनकी बोली जैसे ज़्यादा रहेगी उस हिसाब से उनको टेंडर दिया जाएगा। ये जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में कहा गया कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस ये बेसिस जो था, इसको इन्होंने फॉलो ही नहीं किया। दूसरी बात, जो रेट इन्होंने जो टेंडर के लिए रखा ना, मतलब स्पेक्ट्रम के लिए, तो जो पुरानी रेट जो 2000 में चल रही थी उसके हिसाब से, इस समय के हिसाब से मॉडिफाई रेट रखना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है तो रेट अलग होना चाहिए। ये पुराने रेट को रखा, ये करप्शन हुआ। इसके कारण सरकार को लगभग 1 लाख, लगभग आएगा लगभग 1,30,000 करोड़, 1,77,00,000 करोड़, 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अगर अभी का रेट के हिसाब से एलोकेट करते तो इतना का सरकार को फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ। और बात, एक तो इसमें गड़बड़ी क्या की गई कि एक डेट अनाउंसमेंट था कि भाई अब 5, एक पल के लिए मान लो कि 5 अक्टूबर तक आपको आप है जो टेंडर डाल सकते हो। सडनली 5 अक्टूबर से घटा के 25 सितंबर कर दिया गया, मतलब 10 दिन पहले खत्म कर दिया कि 25 सितंबर, डायरेक्ट एक दिन पहले रिलीज हुआ कि 25 सितंबर तक ही टेंडर रहेगा। यानी जो इंतजार कर रहे थे कि बाद में डालेंगे तो भाई रह गए। दूसरी बात, उसमें भी क्या किया गया कि 25 सितंबर को जो 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम में जो जो जिन्होंने जिन्होंने टेंडर डाला है ना, उन्हीं का टेंडर लिया जाएगा, जिनका ज्यादा बोली रहेगा। ऐसे तो किसी को उतना पता भी नहीं है, और आधे घंटे का रेंज में डाला कि अभी जो तुरंत फटाफट फटाफट कंप्यूटराइज जो भी हो, नाम डाला अलग बात है, पूरा डिटेल फॉर्म फिल करे, सबमिट करे, अप्लाई करे। तो इन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों को बेनिफिट करने के लिए पहले से 60 गांठ कर रखी थी कि ये इतना टाइम में आप, और किसी को पता ही नहीं है, तो इनके लिए फैसिलिटी कर दी और इनसे पैसा खाकर और इनको एलोकेट कर दिया। ये आरोप लगा। और टेलीकॉम मिनिस्टर कौन थे? ए राजा। तो ये ऐसा आरोप लगा और ऐसा 2G आया। इसके अलावा और बहुत सारे ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व रहे टेंडर में, और 2G सेक्रेटरी होंगे, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बहुत सारे मेंबर होंगे। और ए राजा और इनकी जो पार्टी की एक और थी कनिमोजी, बहुत सारे ऑफिसर, ऐसा लगा। अब तो ये मैटर के लिए बहुत कई केसेस जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और CBI कोर्ट में। तो अब स्पेक्ट्रम जो लाइसेंस अलॉट पर 122 कंपनियों के लिए अलॉटेड ऑफ 120 लाइसेंस ऑफ ए राजा, 120 लाइसेंस जो मिला। तो अब है जो कि पता है कि मैटर CBI कोर्ट सुनेगी तो अभी इमिडिएटली इस लाइसेंस को कैंसिल करने की जरूरत है। तो इसमें पी चिदम्बरम में सब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। पी चिदम्बरम, साथ में आपका ये भी सुब्रमण्यम स्वामी। सो अपने ही पार्टी का कांग्रेस, उसमें तो ये BJP में थे, कांग्रेस तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो पिटिशन डाला।
सुप्रीम कोर्ट में मैटर को ले गया कि अर्जेंट सुनकर इनकी लाइसेंस रद्द की जाए। ऐसा ऐसा अर्जेंसी है, अदरवाइज ये फैसला अगर 4 साल 5 साल बाद आएगा तो लाइसेंस तो इनको मिला हुआ थी, तो पूरा यूटिलाइज कर लिया सर्विस को, करप्शन कर लिया इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और इनको जो लाइसेंस मिला हुआ था उसको क्या किया, इलीगल मानकर उनको लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। ये तो हुआ। अब इसको डिटेल सुनने की बात है तो वो सीबीआई कोर्ट पर छोड़ दिया कि आप अपना डिटेल पूरा जांच पड़ताल खूब करते रहो। क्यों कि मैटर डायरेक्ट मेरे पास क्यों सुना जाए भाई, सीबीआई कोर्ट पहले सुन रही है तो वो करे। ऐसे थोड़ी का हर मैटर सुप्रीम कोर्ट पर आ जाए। हमने एक अभी के लिए इंटरिम ऑर्डर दिया कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। अब बाकी मैटर को सीबीआई कोर्ट सुन रही थी। सीबीआई कोर्ट में ऐसे चला मैटर। सीबीआई कोर्ट ने क्या साठ गांठ किया, वो इस फाइनली सब सुनने के बाद कहा कि इसमें कोई करप्शन हुआ नहीं। और सीबीआई कोर्ट ने इन लोगों को क्या बोला, कन्विक्टेड नहीं माना, ठीक है, रिलीज कर दिया सीबीआई कोर्ट ने। जब उतना मैटर हुआ, कांग्रेस काफी बदनाम हुई, फिर अल्टीमेटली सुनने के बाद ये हुआ, अल्टीमेटली उसको चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट का सिंगल जज बेंच मैटर को लिया, नहीं भाई गंभीर मैटर है, अर्जेंसी है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि मैटर उतना हाईलाइट हुआ था उसमें, उसका सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई। ये सब कोल स्कैम 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, इसका नहीं तो कांग्रेस गवर्नमेंट गई ना, जहां देखो स्कैम का ही नहीं चलता था। अल्टीमेटली बाद में जजमेंट आते गया तो पता चला कोई स्कैम तो हुआ ही नहीं था, कोई ये तो फेक न्यूज है। और दूसरा सीएजी की जो रिपोर्ट थी गलत थी, इन्होंने गलत तरीके से समझ लिया कि ये स्कैम हुआ है। कोई स्कैम में तो कोई फंसा, कांग्रेस के गवर्नमेंट में जितने स्कैम वाले न्यूज आए कोई नहीं फंसा। तो ऐसे तो हाई कोर्ट में मैटर गया हुआ है, हाई कोर्ट ने उस मैटर को 2024 में लिया। हाई कोर्ट में कब तक चलेगा पता नहीं, हो सकता है कैसे देखते हो 30 साल 35 साल बाद जजमेंट आती है, धीरे धीरे चलते रहेगी, 10 साल 15 साल बाद आएगा, फिर हो सकता है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा। तब तक जो यहाँ जिनका जिनका नाम है ऑलरेडी वो ऊपर पहुंच गए होंगे। वो जो पैसा जितना अगर लिया भी होगा बाई चांस तो पैसा यहीं रहेगा, वो ऊपर चला जाएंगे, नहीं लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये है 2G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो उस समय जो इंटरिम ऑर्डर दिया था, सिंघवी साहब एंड AK कोंगली, सिंघवी साहब का फोटो भी मैं दिखा चुका हूँ। एंड देर यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ये देखो ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस 2001 प्राइसेस डिस्पाइट सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू इंस्टॉलेशन बाय 2008 में CAG का रिपोर्ट में आया कितना का लॉस हुआ। एंड सुप्रीम कोर्ट ओवरसा द इन्वेस्टिगेशन एंड कैंसिल इतना इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। 2017 में क्या स्पेशल CBI कोर्ट न्यू दिल्ली के जो एक्यूटेड सबको क्या एक्यूट बड़ी कर दिया, एक्यूटेड ऑल द एक्यूज इन 2G स्पेक्ट्रम केस इंक्लूडिंग प्राइम एक्यूज राजा एंड कनीमोजी। तो इसको चैलेंज किया गया इन 19 and 20 March the ED and CBI respectively filed appeal against this verdict in दिल्ली हाई कोर्ट में ED and CBI गई। एंड 2024 जो बोले जस्टिस दिनेश कुमार जो है शर्मा, इन्होंने एग्री किया कि भाई कुछ तो है, ज़्यादा जांच पड़ताल की ज़रूरत है, इस मैटर को अपने सुनने के लिए मैटर को एडमिट कर लिया, ले लिया। अब ये है सिंघवी साहब, जस्टिस सिंघवी एंड जस्टिस गोंगली। इट्स नॉट सौरव गोंगली, इट्स गोंगली। एंड ये है कनीमोजी एंड ए राजा। जब एक्यूट हुए, बड़ी हुए तो चेहरे पे काफ़ी मुस्कान। मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ, मैं तो था ही नहीं ऐसा, मैं तो किया नहीं स्कैम, जबरदस्ती लोग मुझे फंसा रहे थे, रियलिटी वाट एवर हो। तो कनीमोजी का मुझे याद है, कनीमोजी का एक न्यूज में मैंने कभी पढ़ा था इनके बारे में कि चेन्नई एयरपोर्ट पे ही कोई सिक्योरिटी स्टाफ था, तो कुछ इनसे जहाँ पूछताछ किया तो हिंदी में पूछा, तो ये बोली भाई चेन्नई में आई डोंट नो हिंदी। बोलती है कि आप हिंदी नहीं जानते, तो हिंदी नहीं जानते तो यहाँ क्या कर रही हो, तो फिर हवाई जहाज से क्यों ट्रेवल कर रही हो, हिंदी नहीं पता है। बेचारा वो भी गुस्सा आकर इनको बोल दिया। तो भाई वो CISF वाला बंदा, CISF वाले वहाँ CISF सिक्योरिटी वाले होते हैं, तो ये तो आ रही थी दिल्ली, MP थी, पार्लियामेंट में आके भड़क दी, पूरा बक दी कि भाई हमारे साथ बदतमीजी किया है, हिंदी जबरदस्ती इम्पोज कर रखा था, हिंदी नहीं जानता तो यू कांट ट्रेवल इन द एयर फ्लाइट।
तो फाइनली उस आदमी को जांच पड़ताल किया, कौन था भाई उस दिन उस ड्यूटी पे, कौन था, पता चला ये था। कैमरा में भी चेक किया जाएगा कि हाँ करीमोजी के साथ बात कौन कर रहा था, और उस बंदे को सस्पेंड किया गया। थोड़ा सा न्यूज में आया था, बाकी आया तो पेपर पढ़ते हो तो ये सब कुछ ना कुछ आते ही रहता है ना यार, तो ध्यान देने की जरूरत पड़ता है कभी कभी। अब कहोगे कि सब ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, क्या है, कभी कभी आंसर राइटिंग में, कभी कभी लिखने में कुछ ना कुछ में काम आता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आप पेपर में जज नहीं कर पाओगे कि हाँ कुछ करंट अफेयर या ऐसा न्यूज ऐसा मैटर है या सोशल जैसे कहीं इविल है, इशू है, ये सब तो ये सब लिखने में काम आ जाता है कि ऐसे ऐसे अभी भी डिस्क्रिमिनेट लैंग्वेज के नाम पर ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये कहने का मतलब तो ये लिखने में काम आएगा कहीं ना कहीं, ऐसे हो या अदर कोई क्वेश्चन हो। और आंसर राइटिंग में क्या है कि एग्जाम्पल ज़्यादा दिया है और सामने वालों को ज़्यादा आंसर मार्क्स देने में भी ज़्यादा मजा आता है कि लड़का जब कोई भी तुम भी पढ़ोगे एग्जाम्पल ऐसे आएगा तब ना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई क्या आंसर राइटिंग लिखा है, लड़का ने पढ़ा है, नॉलेज है, समझदार है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों में धुन रहा है, हर चीज़ को जानता है लड़का, और उसको एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा वो क्लैरिटी आती है उसमें, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा, तो लिखना पड़ता है ये सब, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखे जी, अब अरे यार ये पता नहीं मुझे कि समझ में नहीं आ रहा है, सबको मैंने ब्लू कैसे आया है, सबको मैंने ये ब्लैक किया है, क्या बोला जाए, और भी कहीं है क्या। आ जाओ, चलो थोड़ा दिखाई देगा बड़ा, मैं कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। जब रीड करना होगा मैं ऐसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा। देखो, हाजी अली दरगाह का केस क्या है। हाजी अली दरगाह एंड इसको बोलते हैं डॉक्टर नूर जहां साफिया नियाज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाजी अली दरगाह है एक बॉम्बे के पास में एक वर्ली जगह है, वहाँ पर एक छोटा सा बॉम्बे से अवे एक आइलैंड है, वहाँ पर हाजी अली साहब का एक दरगाह है। हाजी अली साहब कौन थे, ये काफ़ी रिच पर्सन थे, 1200 के 1230-40 के आसपास के पर्सन थे। उज्बेकिस्तान UZBE उज्बेकिस्तान बोलते हैं या उज्बेकिस्तान बोलते हैं, उज्बेकिस्तान के एक मर्चेंट थे, रिच पर्सन थे। तो इन्होंने क्या किया, हज जाने से पहले सब परिवार ये सब धन संपत्ति ये सब का मोह त्याग कर हज गए, वापस आए। क्या है कि कहते हैं इनके बारे में ऐसा कहानियां है क्या कि वहां के आने के बाद जो है इनका तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता था, ठीक नहीं रहा, तो अपने भाई के साथ ऐसे ट्रेवल करते हुए इंडिया के लिए आए, इंडिया के लिए आए। नहीं, इससे पहले ही क्या है कि इससे पहले की कहानी क्या है कि ट्रेवल किया, हज गए, वापस आए, तो एक लेडी को इन्होंने देखा कि वो बेचारी भिक्षा खाली बर्तन लेके ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे रोड पे खड़ी है, तो और रो रही है। तो उससे पूछा क्या हुआ, तो मेरा ये सब सामान था, किसी ने कोई लेकर भाग गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जिस जगह पर औरत बैठी हो तो वहां हाथ से कुछ खींची और वहां से तेल का फुहारा निकल पड़ा, ऐसी कहानी है, सुनो। तेल का फुहारा निकल पड़ा, कहा कि जितना तेल लेना है तुम लो और बेचो और तुम आराम से सही सलामत जाओ अपने घर, ऐसा। फिर उसके बाद ये इनकी तबीयत धीरे धीरे क्या है कि खराब रहने लगी, खराब रहने लगी, तो भाई के साथ इंडिया के आए कुछ काम से या घूमने की नज़र से इंडिया में आए। इंडिया में आके मुंबई में जो रीजन में है वहाँ सेटल हो गए, रहने लगे, वहाँ उनको अच्छा लगा, बीमारी खत्म भी हुई, फील अच्छा करने लगे। तो घर वालों को बोला कि अब मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, यहीं रहकर इस्लामिक टीचिंग लोगों को दूंगा, रिलीजन को स्प्रेड करूंगा, अच्छी अच्छी ज्ञान लोगों को दूंगा,
सोसाइटी को अच्छा रखने की कोशिश करूंगा, ह्यूमैनिटी की बात करूंगा, ठीक है। लोगों को ज्ञान दूंगा, इन द सेंस लोगों में हम क्या करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे। इन द मेन फिलोसफी रहा कि इस्लामिक टीचिंग को स्प्रेड करेंगे। इस्लामिक टीचिंग कहने का मतलब कोई टीचिंग खराब नहीं है, अच्छा है कि हम उनको अच्छे रास्ते पर चलने की बात करेंगे। ये अब है कि इनको ये बूढ़े हुए मरने का समय आया तो इनको ये सपना में आया कि हमने धरती को फाड़ा था उस दिन, तो हमने बहुत बड़ा पाप किया है, ऐसा कहानियां है जो। तो इन्होंने कहा कि हम जब मरेंगे तो हमारी जो बॉडी होगी उसको जमीन में दफन मत करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी जमीन को फाड़ा है, पाप किया है, जमीन में दफन ना किया जाए। हमारे बॉडी को समुद्र में जो कफन है, बॉडी को कवर करके समुद्र में छोड़ दिया जाए, ऐसे इनका कहा था। तो बॉडी को छोड़ दिया गया। तो पास में आइलैंड था जो जो श्रॉड जिसको बोलते हैं, कफन बोलते हैं, जिन पर जिनसे जो कवर किया गया था इनको बॉडी को, तो ये कफन जाते 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 एक टापू पर वहां जाकर रुक गई। फिर लोगों ने उनके रेस्पेक्ट में वहां पर एक क्या मकबरा बनाया। मकबरा मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, इनका दरगाह बनाया। और दरगाह बनाकर धीरे धीरे वहाँ एक मस्जिद जैसा दरगाह का पूरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जाता, पूरा डिजाइनिंग फ्रेमिंग और ये सब कर दिया। अब वहाँ लोग लाकर उनके नाम पर चादर चढ़ाना, जो भी डिवोशन रहा, जो भी भक्ति रही, वो लोग वहाँ जाते थे, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग। और उन ये था कि वहाँ अपने जो मानते हैं वो पूरा हो जाता है। जैसे कैसे है अजमेर दरगाह में कि जो माना जाता है बहुत सारे लोगों की मन्नतें पूरी होती है, तो वहाँ भी बहुत फेमस बाबा की से रिलेटेड कहानी है, अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ऐसा चला। अब था कि यहाँ पर जो बीच में जहाँ उनका जो मेन जो कफन या जो रखा हुआ था, बनाया हुआ था, जिसको सैंक्टम सेक्टोरम बोलते हैं, जिसे हिंदू की भाषा में, हिंदू रिलीजन की भाषा में, तो उस जगह पर मुस्लिम वीमेन को जाने का परमिशन नहीं था। तो इसके रिगार्डिंग वो PIL लगाया गया कि भाई ऐसा क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि फीमेल क्यों नहीं जा सकती। अब वहां पर कैसे वो मंदिर सावड़ी वाला टेम्पल में कि जो लॉर्ड अयप्पा है कुमारे थे, फीमेल टच कर सकती है उनको, जो मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में जो फीमेल है वो नहीं जा सकती। अब वो उनका कुमारापन खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे बोला गया कि हनुमान जी है वो कुमारे नहीं कुवारे थे, जो अनमैरिड थे। तो ऐसे ये तो मैरिड। और हाँ, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके कोई बच्चे नहीं थे, मैरिड थे या नहीं था उतनी कोई क्लियरिटी नहीं है, पर इनके कोई डिसेंट नहीं रहे, कोई बच्चे नहीं रहे कि वो क्लेम हो ना। ऐसा अभी बोलते ना कि प्रोफेट मोहम्मद के ये वंशज थे, प्रोफेट मोहम्मद के कोई बेटे नहीं थे, लेकिन उनके बेटी के जो वंशज है उनसे ये बिलोंग करते हैं। ऐसा अभी भी कितनी फैमिली क्लेम करती है कि मैं प्रोफेट मोहम्मद साहब के उस वंशज से बिलोंग करता हूँ, चाहे वो खलीफा साहब है उनके मैं वंशज हूँ, उनका 36वां जनरेशन मैं बिलोंग करता हूँ। एक पर्सन को मैंने सुना, लखनऊ के कोई थे, तो हमारा दोस्त था, मतलब हमारा दोस्त फ्रेंड मुस्लिम, तो उसकी शादी के रिगार्डिंग कुछ बात चल रही थी। तो जो उनके जो फादर इन लॉ होने वाले फादर इन लॉ थे वो बोलते हैं कि हम लोग उनके 40वें फैमिली उनकी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, किसी खलीफा का नाम लिए। तो मैं उसको देख कर मुस्कुरा दिया, अरे इनको इतना पता है कि उनके जनरेशन को बिलोंग करते हैं, हमें तो कितने लोगों को तो यहाँ परदादा छड़दादा के नाम पता नहीं, ये उनको पता है कि मैं हमारा 40वां जनरेशन, हम उनके 40वां जनरेशन है हमारी हमारी फैमिली। ये कैसे भाई। तो ये था हाजी अली दरगाह के रिलेटेड पेटिशन गए। इसमें कौन कौन कुछ है जो हिंदू वोमेन भी इन्वॉल्व थी इसमें, और हाई कोर्ट ने परमिट किया। हाई कोर्ट ने परमिट किया, फिर भी इन्होंने अलाउ नहीं किया मुस्लिम को एंट्री के लिए। मैटर ये लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट में जा गया मैटर, तो पता नहीं इसमें से जो लोग इंटेलेक्चुअल होंगे कहा होगा देखो भाई हारना तो है ही, जो ऑर्थोडॉक्सी तुम रख रखे हो छोड़ो। तो बाद में इन्होंने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं वोमेन को अलाउ करूंगा, अब से वोमेन भी आ सकती है। ये है हाजी अली साहब का मैटर। तो हाजी अली दरगाह ट्रस्ट प्रीवियसली बैंड वोमेन फ्रॉम एंटरिंग द इनर सैंक्टम द एरिया वेयर द टॉम ऑफ द सईद, इनका नाम पूरा है सईद पीर हाजी अली शाह बुखारी। तो आप सिर्फ हाजी अली शाह नाम रखोगे, हाजी अली जो इनका नाम है हाजी अली, क्योंकि एग्जाम में उतना लिखने में याद नहीं आएगा पूरा बड़ा नाम। हाँ, जो मुस्लिम रिलीजन से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमेशा सुने सुने रहते हैं, लेकिन जो अदर से बिलोंग करते हैं उनके लिए नाम डिफिकल्ट लग जाती है। जैसे
आपका नाम प्रोनाउंस करना आपको इजी लगता है, जो इंडियन नाम है, लेकिन जो आपको फॉरेनर का नाम प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है लगता है। लेकिन उन लोगों को हिंदी नाम मोहन सोहन बोलवा लो तो उनको ये नाम बोलना काफी डिफिकल्ट रहता है, मोहन शहन, यू आर शहन, सोहन नहीं बोल पाएंगे। और इंग्लिश देखो कितना टफ टफ वो लोग बोल रहे थे। तो जो चीज़ फेमिलियर जिससे रहता है उसको आसानी से वो चीज़ याद हो जाता है या बोल पाता है। तो ये हाजी अली साहब का वहाँ लोकेशन था। अब हाजी अली फॉर ऑल ये मूवमेंट का नाम चला। देखिए अब मैं यहाँ बड़ा करता हूँ, था हाजी अली फॉर ऑल इज ए फेमिनिस्ट मूवमेंट, औरतों के लिए मूवमेंट था। तो लॉन्च्ड बाय भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन। तो एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन एंड भू माता ब्रिगेड, भू माता ब्रिगेड। तो टू सिक्योर वही इक्वलिटी राइट की बात कही जाएगी। टू प्रे नियर सैंक्टम सैंक्टोरम में जाके ये भी प्रे कर सके। और जो पैट्रियार्कल जो टेंडेंसी है, जो सोच है पैट्रियार्कल मतलब मेन डोमिनेंट थिंकिंग है, उसको खत्म किया जाए। तो ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाई फाइल बाय टू वोमेन, वोमेन का फोटो दिखाऊंगा। ये है वोमेन है जकिया सोमन एंड नूर जहां नियाज, जकिया सोमन एंड नूर जहां नियाज। तो डॉक्टर नूर जहां यहाँ है साफिया, डॉक्टर नूर जहां साफिया नियाज पूरा नाम ये है। तो डॉक्टर नूर जहां नियाज एक है, नूर जहां नियाज, और एक वोमेन आपका जो यहाँ मिले वोमेन जकिया सोमन। तो मैटर आपको पूरा नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है। केस ये था, इसमें जजमेंट क्या आई थी, बस ये डेट्स इट। तो देखो इसमें जजमेंट क्या आया, बम्बई हाई कोर्ट ने क्या बोला, जो मैंने बोला आर्टिकल 14 15 ये सब। 14 इक्वलिटी की बात, इक्वलिटी कहाँ रहा, मेल को अलग रहा है, फीमेल में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। फिर 15 में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस सेक्स कास्ट प्लेस इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो सेक्स के साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। एंड 25 राइट ऑफ कंसेंस, राइट ऑफ क्या है इसमें, फ्रीडम टू प्रोफेस कंसेस प्रोपिगेट रिलीजन, इससे रिलेटेड राइट है। तो ईश्वर के साथ भगवान के साथ अल्लाह के साथ जैसे मन है आप ऐसे प्रोफेस कर सकते हो, कंसेस कर सकते हो, अपनी इच्छा जता सकते हो, ऐसे भगवान को याद कर सकते हो, उनके साथ अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो और अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हो। तो अपने भगवान के साथ ईश्वर के साथ जैसा रिलेशन चाहो उस अपने हिसाब से इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो इनका भी राइट है कि हम वहाँ जाके ईश्वर को याद करें, नमाज पढ़े, वहाँ दर्शन करें। तो ये 25 का वायलेशन हो रहा है ये ग्राउंड। और ट्रस्ट फाइल लेने अपील, बस हाई कोर्ट ने अलाउ किया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया एक्चुअल, एंड बाद में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस मैटर को, ठीक है मैं दूंगा, परमिट कर लिया। ये समुद्र के बीच में ये है हज, इनका हज अली साहब का जो दरगाह जो है ये। और यहाँ लोग इनर जो सैंक्टम जो है अंदर जो रखा हुआ है इनका टॉम कह सकते हो, ऐसे हैं आसपास में लोग ऐसे जाते हैं, दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं और नमाज पढ़ते हैं। या चक्कर परिक्रमा का सिस्टम होगा तो हो सकता है परिक्रमा भी करते होंगे, जैसे हज करते हैं तो वहाँ परिक्रमा करते हैं उसके चारों ओर। इसमें जो एक्टिविस्ट थी और फीमेल जो ये सब अपना पोस्टर लेकर ऐसे आंदोलन कर रही हैं। और कौन है इसमें एक जो पार्टिसिपेंट थी इनका ये नाम है। और ये बता दूं, देखो ये इसमें बिलोंग करती थी किससे, हाँ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से, नहीं नहीं नहीं, भूमाता ब्रिगेड से बिलोंग करती थी। ये जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है इससे जो बिलोंग करने वाली थी, ये दो लेडी थी इससे बिलोंग करने वाली थी। और भूमाता ब्रिगेड से बिलोंग करने वाली थी ये थी ए फीमेल। इनका नाम नाम क्या है, प्रतिभा करके कुछ नाम है इनका यार, प्रतिमा या प्रतिभा, प्रतिभा नाम है, हाँ प्रतिभा नाम है, प्रतिभा। तो हिंदू थी लेकिन मुस्लिम के लिए आवाज़ इन्होंने उठाया। और ये जो दो डॉक्टर जो उनका जो मैंने नाम बताया, तो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के जो दो अदर मेंबर थे ये थे। तो
क्या यार, क्या, डॉक्टर नूरजहान एक हुई, और एक डॉक्टर सोफिया नहीं, सोफिया हुई। तो कहाँ गया, सोफिया, जाकिया सोमन एंड नूरजहां नियाज। तो नूरजहां नियाज डॉक्टर हुई, एंड एक हुए जाकिया सोमन। तो ये पहली वाली जाकिया सोमन है, दूसरी वाली है नूरजहां नियाज है। ये जाकिया सोमन हुई, ये है डॉक्टर नूरजहां नियाज। आपको नाम से डजन मैटर, चेहरा रखा है। चेहरा इसलिए मैंने पिक्चर रखा है, एटलीस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशन है उनकी कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस दिया जाए, समझा जाए, इसलिए रखा। आपको एग्जाम के पर्पज से नहीं है, आपके एग्जाम के पर्पज से नाम में जानने की जरूरत है, नाम जानते हो तो देन इट्स गुड, नहीं जानते हो तो एटलीस्ट जजमेंट जानने की जरूरत है, क्या उसमें कहा गया था, ये जानने की जरूरत है। और जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट का बात होगा, ये सब बातें होगी, वुमेन को फ्रीडम की बात होगी, वुमेन के सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन की बात होगी, तो भाई, तो ये आपका डॉक्टर नूरजहां का नाम, सोफिया, नाजिया का नाम, ये आप लिख सकते हो इनका नाम। तो कुछ बचा इसमें, देख लेने दो। दरगाह का पिक्चर दिखाया, जाकिया सुमन होगी, नूरजहां हो गए, नियाज महाराष्ट्र का, बस। और दो है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, ये नाम ही है भू माता ब्रिगेड। भू माता ब्रिगेड, भू माता मतलब हिंदू से ऐसे नाम झलकता है, लेकिन इन्होंने मुस्लिम वुमेन के लिए इन्होंने काम किया। बाकी ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, भू माता ब्रिगेड, इनका ऑलवेज ऐसे रोल रहा है कि वुमेन के लिए काम करना, कि एक्सप्लॉयटेशन वुमेन का ना हो, डॉरी से रिलेटेड वर्क है। उनके वर्क प्लेस में कोई एक्सप्लॉयटेशन बोला, रेप कहीं हुआ, उसमें आवाज़ उठाना, तो ऐसे ऐसे उनका आवाज़ उठाना, ऐसे काम रहा। इनका प्रतिमा देशमुख नाम था या प्रतिमा पांडे, ध्यान में नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या। जकिया सोमन एंड नूरजहां नियाज, वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी, हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @डॉक्टर.विकास IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं, सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर, एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है, @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो, एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए, या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं,
कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचिए मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही हो गई कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज ए फी मांग रहा हूँ, एज ए गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी